नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताते हैं एक नया चैप्टर। उत्तर प्रदेश के समाजशास्त्र विषय का एक नया अध्याय है, सामाजिक आंदोलन। चलो पढ़ते हैं। हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं इसमें। नंबर 1, इसकी परिभाषा, सामाजिक आंदोलन होने के मुख्य कारण और हम इसको क्यों पढ़ें, विषय को। ये सामाजिक आंदोलन जो टॉपिक है इसको पढ़ा क्यों जाए। नेक्स्ट आएगा आपकी विशेषताएं। इस सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं क्या हैं और उससे संबंधित कुछ उदाहरण और कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो लेट्स स्टार्ट। सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन। इस टॉपिक से संबंधित कुछ समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें से आपको नंबर 1 ये हैं हमारे हर्टन एवं हंट। इन्होंने क्या बोला है कि समाज में या समाज के व्यक्तियों में कुछ होने वाला परिवर्तन, यदि वो समाज के या उन व्यक्तियों के विरुद्ध है, खिलाफ है, तो एक सामाजिक आंदोलन होगा। या गवर्नमेंट या वहाँ का जो शासन है कुछ ऐसी पॉलिसी जो व्यक्तियों के या समाज के हित में हो नहीं बना रही, उनको लाने के लिए आंदोलन होता है। इसका मतलब क्या है कि समाज या समाज के सदस्यों में एक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, या जो परिवर्तन लाया गया है उसको रोकने की प्रक्रिया के लिए जो एक आंदोलन चलाया जाएगा उसे बोलेंगे सामाजिक आंदोलन। और ये क्या होता है, एक सामूहिक प्रयास है। जो समाज के कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति हैं वो इसको इनिशिएट करते हैं, शुरुआत करते हैं। नंबर 2, दूसरे समाजशास्त्री हैं हमारे सब्जेक्ट से संबंधित, वो हैं हर्बर्ट ब्लूमर। कौन है? हर्बर्ट ब्लूमर। इन्होंने क्या बोला कि जो सिस्टम पहले से चल रहा है उसमें समय के अनुसार कुछ परिवर्तन लाने हैं। उन परिवर्तनों को लाने के लिए जो सामाजिक आंदोलन किया जाएगा वो है आपका सामूहिक प्रयास, जिसे सामाजिक आंदोलन कहेंगे। मीन्स नवीन व्यवस्था की स्थापना हेतु सामूहिक प्रयास। तो ये क्या है? नवीन व्यवस्था की स्थापना के लिए पुरानी व्यवस्था को आपको हटाना है और नवीन व्यवस्था लगानी है। तीसरे नंबर पर समाजशास्त्री आते हैं एल्ड्रिज एवं मेरिल। एल्ड्रिज एवं मेरिल क्या बोलते हैं कि जो हमारी पुरानी परंपरा पर आधारित, रूढ़ियों पर आधारित जो सामाजिक सिस्टम चला आ रहा है उसके परिवर्तन के लिए समूह के द्वारा, एक संगठन के द्वारा या प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा किया गया प्रयास क्या कहलाएगा? सामाजिक आंदोलन कहलाएगा। रूढ़ियों में परिवर्तन हेतु चेतना स्वरूप, किसमें? कॉन्शियसनेस के साथ करना है। जब कॉन्शियसनेस के साथ रहेगा, चेतन रूप में रहेगा और सामूहिक प्रयास होगा और रूढ़ियों से नवीनता की तरफ होगा, तो वो क्या कहलाएगा? सामाजिक आंदोलन। ये हो गई आपकी डेफिनेशन, परिभाषा।
अब ये नंबर 1। नंबर 2 पे क्या है? कारण। सामाजिक आंदोलन होने के कारण क्या हैं? कारणों में सबसे प्रमुख रूप से एक कारण है सापेक्षिक वंचन सिद्धांत। एक सिद्धांत है जिसको हम क्या बोलते हैं? सापेक्षिक वंचन। मीन्स कंपैरेटिवली समाज का कोई एक समूह ऐसा मानता है कि वो सापेक्षिक रूप से किसी दूसरे समूह से पिछड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा? आंदोलन करेगा। इसे बोलेंगे सापेक्षिक वंचन सिद्धांत। और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है एसपी मीन्स सोशली, सामाजिक रूप से हो सकता है। पी मीन्स पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से हो सकता है। ई मीन्स इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से हो सकता है। तो इस तरह से यदि इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति या समाज या संगठन ऐसा सोचता है कि उनका इसमें सही से प्रतिनिधित्व या भागीदारी नहीं है या उनका हित नहीं है, हित नहीं साधा जा रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे? एक आंदोलन के रूप में उतर के आ जाएंगे सड़कों पर। जैसे आज के टाइम पे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसके लिए सामाजिक आंदोलन नियमित रूप से समाज में चलाए जा रहे हैं, चल रहे हैं, और समाज सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं। ये आपका हो गया, परिभाषा हो गई, कारण हो गए। अभी आपका हम इसको पढ़ें क्यों? तीसरे नंबर बात आती है, इसकी पढ़ने की ज़रूरत क्या है? सामाजिक आंदोलन समाज में क्यों होते हैं? आखिर ज़रूरत क्या है? तो अभी हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है, जैसे ये 2 पॉइंट हम मिटा देते हैं, ये हो गया ना? ओके ओके। किसी समय हम क्यों इनको ध्यान में रखते हैं? सामाजिक आंदोलन होते क्यों हैं? क्योंकि किसी समय, स्थान एवं समुदाय विशेष के हितों को साधने के लिए क्या होता है? समुदाय विशेष का हित यदि सध रहा है तो सही है। यदि हित नहीं साधा जा रहा है तो उस हित को साधने के लिए क्या होता है? सामाजिक आंदोलन होता है। जैसे सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा? हमारा सब्जेक्ट इटसेल्फ एक सामाजिक आंदोलन का ही परिणाम है, समाजशास्त्र, जो 1760 में ये समाजशास्त्र जो है हमारा सब्जेक्ट 1760 में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और 1789 में फ्रांस की क्रांति, इन दोनों क्रांतियों का परिणाम ही, इन दोनों मूवमेंट आंदोलनों का परिणाम ही क्या हुआ? समाजशास्त्र विषय निकल के आया है। यदि हित सध जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मूवमेंट होते हैं। अब है इसकी विशेषता क्या है? सामाजिक आंदोलन की विशेषता, सामाजिक आंदोलन की मुख्य विशेषताओं में नंबर 1, ये किसी विशेष व्यक्तियों या प्रबुद्ध व्यक्तियों या बुद्धिजीवियों द्वारा चलाए जाते हैं। नंबर 2, इनमें समाज की सेंटिमेंट्स मीन्स भावुकता को ध्यान में रखा जाता है, सेंटिमेंट्स को हिट किया जाता है, जिससे कि मास मूवमेंट हो सके, लोग आपसे जुड़ सकें। अहिंसात्मक, इसकी शुरुआत अहिंसात्मक तरीके से होगी, भले ही बाद में यदि आंदोलनकारी हैं, आंदोलन जिन्होंने शुरू किया, यदि वो कंट्रोल में नहीं रहते हैं तो हिंसात्मक रूप हो जाता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? अहिंसात्मक। इनके कुछ प्रॉपर प्रदर्शन या नारे होते हैं जिनसे मास मूवमेंट को ज्वाइन किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है, और ये पूर्व सूचित होते हैं।
मीन्स एक सामाजिक आंदोलन चलाने के लिए सरकार से, शासन प्रशासन से पूर्व में ही एक आवेदन के द्वारा परमिशन ली जाती है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम एक सामाजिक आंदोलन करने जा रहे हैं, और फिर शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है उस पर्टिकुलर मूवमेंट को सुरक्षा, सिक्योरिटी और स्थान बताने का, और उनको ये सब कुछ मुहैया कराना है, सिक्योरिटी वगैरह। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, एक सामूहिक प्रयास है। ये क्या है? सामूहिक प्रयास है। ये किसी इंडिविजुअल का कोई काम नहीं है, ये समाज के लिए काम किया जाता है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसमें पूरी समाज मिलकर आंदोलन में शामिल होती है। किनके नेतृत्व में? प्रबुद्ध व्यक्तियों के नेतृत्व में। जैसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी थे, उनके नेतृत्व में आंदोलन चला और परिणाम सामने आए। विशेषताएं हो गई। अभी नेक्स्ट है आपका उदाहरण। उदाहरण के तौर पे विभिन्न क्षेत्रों में जिस भी क्षेत्र को ऐसा लगता है कि हमारी उपेक्षा की जा रही है, हम सापेक्षता के साथ देखे जा रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर क्षेत्र अपनी गुस्सा को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में व्यक्त करता है, जिसका उदाहरण हमने समाजशास्त्र की उत्पत्ति के रूप में देख लिया। जनजाति आंदोलनों के रूप में जनजाति आंदोलन भी हुए हैं। किसान आंदोलन चला है, जो कि अभी 2021 में दिल्ली में चल रहा था। शुद्धि आंदोलन जो दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया था, और नक्सली आंदोलन 1967 में चारू मजूमदार और जंगल सान्याल एंड कानू सान्याल इन कम्युनिस्ट लीडर थे, इन्होंने नक्सली आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन ये विनोबा भावे द्वारा कुछ वंचित गरीब पिछड़े वर्ग को जमीन का एक टुकड़ा उनके आवास के लिए, थोड़ी पैदावार के लिए दान करने के लिए एक भूदान आंदोलन चलाया गया था 1951 में भाई विनोबा भावे। अब चिपको आंदोलन स्पेशली नॉर्थ इंडिया, उत्तराखंड एरिया से शुरू हुआ था, और ये इसके प्रबल प्रवर्तक थे सुंदरलाल बहुगुणा। ये 1973 में चला था, जिससे ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए ये एक अच्छा प्रयास था, जिसमें उस क्षेत्र में मैक्सिमम पेड़ पौधे लगाने का प्रयास किया गया, और जो ऑलरेडी फॉरेस्ट था, प्लांटेशन था, उसको सेफ एंड सिक्योर रखने का प्रयास किया गया था भाई सुंदरलाल बहुगुणा। और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ये महात्मा गांधी और अन्य उनके साथियों द्वारा चलाया गया, जिससे देश को आज़ादी मिली। अब इसका निष्कर्ष में क्या है? कोई भी आंदोलन आपको समाज सेवा का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को समाज में अपनी सेवाएं देनी हैं, तो उसके लिए सामाजिक कार्य करते हुए समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर वो व्यक्ति काम कर सकता है। जैसे कि सामाजिक आंदोलनों का ही परिणाम है, हमारे बहुत सारे लीडर्स निकल के आए, जिसमें आप देखेंगे स्वतंत्रता के टाइम पे गांधी जी निकल के आए, और ये सुभाष चंद्र बोस हो गए, सुभाष चंद्र बोस, और आपके बहुत सारे लीडर निकल के आए, जिसमें लालू प्रसाद यादव हैं, और आपके अरविंद केजरीवाल हैं, जो 2013-14 में निकल के आए, अभी सीएम हैं,
और इस तरह से आपको यदि सीएम पीएम बनना है तो आंदोलन करना पड़ेगा। और सामाजिक आंदोलन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है समाज सेवा का। तो मैं सोचता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और लाभदायक होगा। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, साथ साथ आप 11th-12th के। तो एक मेरा निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।